Hello friends, I am Manisha. Welcome to Foundation Learning. Today we are going to discuss the topic of ratio which included in the subject of mathematics. ठीक है, आज हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। हम लोगों ने रीजनिंग पूरा डिस्कस कर लिया है। आपके सी फाउंडेशन जो कोर्स है उसके मॉड्यूल में जो गिवन है रीजनिंग वाला सेक्शन पूरा कंप्लीट हमारा हो गया है। अब हम बिजनेस मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट को ले रहे हैं और उसमें जो चैप्टर्स गिवन है, पहले मैं थोड़ा सा आपको कोर्स का ओवरव्यू दे देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, जो आपका सिलेबस है बिजनेस मैथमेटिक्स का, उसमें हमारे पास टोटल 8 चैप्टर्स कवर होते हैं। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो क्या है, रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर में इक्वेशन एंड मैट्रिसेस आती है, थर्ड में लीनियर इनइक्वालिटीज आती है, फोर्थ में टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फिफ्थ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन सिक्स सीक्वेंस एंड सीरीज जिसमें हम एपी एंड जीपी पढ़ेंगे, सेवंथ में सेट फंक्शंस एंड रिलेशन एंड एट्थ में हम लोग डिफरेंशियल इंटीग्रल के बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये लोग ये चीज डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 1 के अंदर जो पार्ट है फर्स्ट रेशियो वाला, सिर्फ हम ये डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट हम ये तीनों पार्ट के लिए इंडिविजुअली 3 वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, यानी कि हम लोग चैप्टर 1 को टोटल 4 लेक्चर्स में कवर करेंगे। फर्स्ट हम लोग रेशियो को कवर कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया, रीजनिंग में भी हम लोगों ने अनसॉल्व क्वेश्चन को भी डिस्कस किया था। सेम ऐसे यहाँ पे भी हम लोग सॉल्व एंड अनसॉल्व दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। जो नवंबर में जो आप लोग का अटेम्प्ट होगा आपकी बार, तो उसके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि ये जस्ट आप करंट में पढ़ोगे और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी टाइम गवाए हम लोग फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, सबसे पहले रेशो को समझ लेते हैं। रेशो होता क्या है? आप लोगों ने 6th 7th 8th में जो नॉन मैथमेटिशियन है या फिर जो मैथ्स से बैकग्राउंड से भी हैं, उन लोगों ने रेशो 6th 7th 8th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, लेकिन अब इसमें जो रेशो है वो उसी लेवल का ही है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं है आप लोगों के। लेकिन जो नॉन मैथ्स के हैं वो लोग थोड़ा सा भूल गए होंगे, इसलिए आज उनका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। ठीक है, और जो ये बेसिकली वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं वो नॉन मैथ्स के लिए ही है क्योंकि वो लोग थोड़ा डरते हैं कि मैथ्स हमारे टच में नहीं है और कैसे हम लोग करेंगे। तो बिल्कुल जीरो से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें बिल्कुल धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए हम लोग पूरा रेशो चैप्टर अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। रेशो होता क्या है? देखिए, रेशो को हिंदी में कहते हैं अनुपात। ठीक है, मीनिंग क्या होता है रेशो का? रेशो का बेसिकली मीनिंग होता है कि कोई भी 2 या 3 क्वांटिटीज के बीच में हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेशो। ये चीज समझ में आई? तो बेसिकली रेशो को हम किसके लिए यूज करते हैं? कंपैरिजन के लिए। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है वो ये है, अ रेशो इज अ कंपैरिजन ऑफ साइज ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। ये चीज ध्यान रखिएगा, काइंड यानी कि जो उनका टाइप है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वेट को कंपेयर कर रहे हैं तो किलोग्राम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लेंथ को कंपेयर कर रहे हैं तो मीटर ही होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि 1 मीटर को कंपेयर कर रहे हैं और एक हम केजी को कंपेयर कर रहे हैं, ये कभी नहीं कर सकते। यानी कि दोनों का जो टाइप है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए, जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में यूनिट। ठीक है, वो यूनिट जो है वो दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी हम कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, तो रेशो में ये चीज बहुत जरूरी है कि आप उनकी यूनिट को सेम कीजिए। पहले आप इन दोनों में तो सेम कर भी नहीं सकते हैं अपन, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में ग्राम गिवन है और दूसरी तरफ किलोग्राम गिवन है तो ये दोनों तो कन्वर्जन पॉसिबल है। आप किलो में क्या कर दीजिए, 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन तो पॉसिबल है। तो जो पॉसिबल कन्वर्जन है उसे हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम रेशो के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। राइट, चलिए अब इसमें क्या लिखा है, अ रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड बाय डिवीजन। मतलब हम रेशो को जनरली a बाय b से डिनोट करते हैं, मतलब डिवीजन से हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, इफ a एंड b आर 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, इसका मतलब जैसे मैंने बताया सेम यूनिट। ठीक है, देन द फ्रैक्शन a बाय b इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ a टू b। यानी कि अगर हमें a बाय b गिवन है तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है, उनका रेशियो है। ठीक है, अब मैं इसको आपको समझा देती हूँ कैसे a बाय b हमने रेशियो बोला। सपोज कीजिए हमारे पास 2 नंबर है, पहला है 12 और दूसरा है 16। तो अभी ये रेशो नहीं है, वैसे कह भी सकते हैं इसको रेशो, लेकिन जनरली रेशो जो होता है वो होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म में। मतलब अभी ये ब्रेक हो सकता है ना, अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें तो ये 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 3 जा 12 एंड 4 4 जा 16। लेकिन अब ये नंबर किसी से डिविजिबल नहीं है, तो ये जो है अपना स्मॉलेस्ट फॉर्म में आ चुका है। तो अब हम इसे कहेंगे कि ये रेशो है किसका, a रेशो b का, यानी कि 3 रेशो 4। ठीक है, तो ये भी वैसे तो रेशो है, लेकिन जब ये और डिविजिबल हो सकता है तो हम इसे इसके जो एक्सट्रीम डिवीजन वाला सेक्शन होगा, मतलब जो इसका स्मॉलेस्ट यूनिट होगा, उसमें हम इसे कन्वर्ट करने के बाद ही रेशो बोलेंगे फाइनल। ठीक है, देखिए आगे क्या कह रहा है, इट इज रिटन a रेशो b, इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं a
रेशो बी, यानी कि अगर हम इसे डिनोट करें तो कहेंगे 3:4, इसे हम इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। Thus the ratio of A to B is ratio B और A ratio B. The quantities A and B are called the terms of the ratio. अब देखिए ये जो A और B यानी कि 3 और 4 है, इन्हें हम कहेंगे टर्म्स, और A क्योंकि A फर्स्ट टर्म है तो इसे हम कहेंगे एंटेसिडेंट, एंड B जो है वो हमारा यानी कि 4 सेकेंड टर्म है तो इसे हम कहेंगे कॉन्सिक्वेंट, ठीक है। यानी कि रेशो में अगर दो टर्म है तो दोनों को यहाँ पे नाम दे दिए क्या, फर्स्ट टर्म को हमने बोला एंटेसिडेंट, सेकंड को हमने बोला कॉन्सिक्वेंट। देखिए थ्योरी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन फिर भी थ्योरी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सपोज एग्जाम में दे दिया कि द फर्स्ट, या फिर इस तरह से मान लीजिए, इस तरह से कह दिए एंटेसिडेंट ऑफ एनी रेशो इज फर्स्ट। अब आपको पता ही नहीं है कि एंटेसिडेंट होता क्या है तो आप कैसे बताओगे, ठीक है। तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी भी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है 5:6, 5 and 6 आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द रेशो, ठीक है, एंड 5 इज कॉल्ड एंटेसिडेंट यानी कि फर्स्ट टर्म, एंड 6 इज कॉल्ड सेकंड टर्म यानी कि कॉन्सिक्वेंट। इतना तो पोर्शन क्लियर हो गया होगा। ये तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है और थ्योरी पोर्शन है जो आपके मॉड्यूल में गिवन है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई समझने का पार्ट है ही नहीं, ठीक है। चलिए अब रिमार्क्स में हम लोग एक बार आते हैं। रिमार्क्स में क्या किया है, रिमार्क्स मतलब इसे कुछ प्रॉपर्टीज बताइए किसकी, रेशो की, वो देख लेते हैं फटाफट से। बोथ टर्म्स ऑफ रेशो कैन बी मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय अ सेम नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो क्यों, क्योंकि अगर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा हमारा रेशो ही जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, दोनों टाइम सेम होना चाहिए वो नंबर। अगर हमने सपोज ये वाला लेते हैं 3:4 था हमारा, अगर हम ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के बाद जो नंबर आता है क्या आएगा, 6 और 8, तो इनका भी रेशियो अगर निकल के आएगा तो वो क्या आएगा, अगर इसको डिवाइड कर दिया कि इनके से 2 से 3/4 आ जाएगा, तो अगेन रेशियो 3/4 ही आएगा। मतलब आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, हर बार सेम नंबर से करना होगा ताकि हमारा जो रेशियो है वो कभी भी चेंज नहीं हो, क्योंकि अगर रेशियो चेंज हो गया तो हमारा जो एक्चुअल फिगर था, जो नंबर था, वो भी चेंज हो जाएगा। भाई रेशियो का मतलब यही तो है कि जो दो नंबर है वो किस डिफरेंस में है, या फिर हम कहें कि उनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो 3:4 का मतलब क्या होगा कि ये 3 है और ये 4 पॉइंट है, तो अब अगर हमने ये कर दिया तो उसी रेशो में इनका नंबर बढ़ना चाहिए, ठीक है। तो रेशो हमेशा फिक्स रहना चाहिए अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, इसीलिए दोनों टर्म्स को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा और ऊपर नीचे ही डिवाइड ही करना होगा, ठीक है। यूजुअली अ रेशो इज एक्सप्रेस्ड इन लोएस्ट टर्म, ये मैंने बताया आपको कि हम लोग हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तभी हम लोग उसको रेशो डिक्लेयर करते हैं, राइट। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 12:16 नंबर दिया है, वही नंबर हो गया, इसको हमने 4 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, ये हमारा था क्या, इसको हमने 12/16 था, अब मैंने इसको क्या किया, खोल लिया पूरे को, हम इसको 3/4 लिख सकते हैं और इसको लिखते हैं 4/4। तो सिंपल मैथमेटिक्स तो आप लोग को आती होगी, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बचेगा क्या, 3:4, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, इसका रेशियो कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और सेकंड एग्जांपल दिया है, 3:4 इज नॉट द सेम एज 4:3। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर हम कह रहे हैं 3:4 और अब एक तरफ हम कह रहे हैं 4:3, तो ये दोनों सेम नहीं है, ये अलग है और ये अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म 3 है और इसका फर्स्ट टर्म 4 है। जहां पे हमने प्लेसेस चेंज की वहीं पे हमारा रेशियो बदल गया, इसलिए प्लेसेस का बहुत ध्यान रखिएगा। फर्स्ट टर्म फर्स्ट होती है, सेकंड सेकंड होती है, अगर हमने इंटरचेंज कर दिया तो वो रेशियो चेंज हो चुका है, वो रेशियो नहीं रहा, हम दोनों को सेम नहीं कह सकते, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट बोला है, जो नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है वो है रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास सेम काइंड की क्वांटिटीज नहीं है, मतलब 1 मीटर है और 1 किलोग्राम है, तो हम उनके बीच में किसी भी तरह का रेशियो एग्जिस्ट नहीं कर सकते, हमें सेम करनी होगी क्वांटिटीज, ठीक है। अगर सपोज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 10 मीटर एंड 12 किलोग्राम के बीच में रेशियो बताइए, तो आप लिखोगे इसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड बिकॉज फॉर द रेशियो इट इज नेसेसरी टू सेम द क्वांटिटी, मतलब सेम द उनकी यूनिट हमें सेम करनी होगी, ठीक है। अब इस एग्जांपल देखिए, देयर इज नो रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास एंड द सैलरी ऑफ टीचर। ऑब्वियसली सैलरी किस में होगी, रुपीज में होगी,
और जो क्लास में जो स्टूडेंट होंगे वो किसी नंबर में होंगे, इंटीजर नंबर होगा वो, तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बना सकते, ठीक है। ऐसे ही देयर इज नो रेशियो बिटवीन वेट ऑफ एनी चाइल्ड, वेट किस में होगा, किलोग्राम या ग्राम में होगा, और एज जो होगी वो किस में होगी, एक नंबर में होगी, ठीक है, वो ईयर्स में कह लीजिए या फिर आप मंथ्स में कह लीजिए। तो इन दोनों के बीच में भी कोई रिलेशन हम लोग नहीं बना सकते हैं, क्योंकि हमारे यूनिट क्या करनी पड़ी होगी, सेम करनी होगी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, क्वांटिटीज ऑफ टू बी कंपेयर्ड बाय डिवीजन मस्ट बी इन सेम यूनिट, क्वांटिटी जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, वो भी हमेशा सेम यूनिट में ही होनी चाहिए। वही सेम पॉइंट है, इसे घुमा के बोल दिया और कुछ भी बात नहीं। जैसे देखो यहाँ पे अगर हम 105 ग्राम और 2 किलोग्राम, आप दोनों वेट की यूनिट है किलोग्राम एंड ग्राम, लेकिन अभी भी हमें इन्हें कंपेयर करना है, तो या तो आप इसको केजी में कन्वर्ट करो या फिर आज 2 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो। इजी कौन सा है, 2 केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना। तो हमने क्या किया, 150 तो ऐसे लिख लिया क्योंकि ग्राम में था, और 2 केजी को ग्राम में कन्वर्ट किया 2000 में, इंटू के लिए क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फाइनल रेशियो निकल के आएगा 3:40। नाउ दिस इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 मिनट 25 मिनट एंड 45 सेकंड्स है, तो अब या तो इस मिनट को आप किसमें कन्वर्ट कीजिए, सेकंड्स में, या इस सेकंड को कन्वर्ट कीजिए मिनट में। तो इजी कौन सा है, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना। तो हमने क्या किया, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल हमारा आंसर आएगा 100:3, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि पहली चीज क्या है कि सेम यूनिट होनी चाहिए। सेकंड, अगर हम सेम क्वांटिटीज को कन्वर्ट भी कर रहे हैं रेशियो में, तो उनके बीच में जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, जैसे ग्राम है तो ग्राम ही होना चाहिए, मतलब जैसे ये क्वांटिटी सेम है, जैसे वेट की है दोनों यूनिट, लेकिन वेट भी फिर सेम होना चाहिए, दोनों तरफ ग्राम होना चाहिए, दोनों तरफ किलोग्राम होना चाहिए। क्लियर है। देखो एक एग्जांपल गिवन है यहाँ पे, रेशियो बिटवीन 3 kg एंड 5 kg कितना हो जाएगा, 3/5। अब ये नंबर और किसी डिविजिबल है ही नहीं, तो ये हमारा क्या है, ऑलरेडी स्मॉलेस्ट फॉर्म में गिवन है हमको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। जो हमारा अनदर प्रॉपर्टी है वो क्या है, टू कंपेयर 2 रेशियो। अगर हमें 2 रेशियो को कंपेयर करना है, कन्वर्ट दैम इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। समझ में आया कि अगर हमें 2 रेशियो को कन्वर्ट करना है, कंपेयर करना है, तो सबसे पहले हम उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल पूछा है, टू फाइंड विच रेशियो इज ग्रेटर। हमें एक ये गिवन है और एक ये गिवन है, 2 रेशियो गिवन है, तो सबसे पहले हम इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन आप समझते होंगे ना, ठीक है, मैथमेटिक्स में इतना तो जानते ही हम लोग। फ्रैक्शन बेसिकली क्या होते हैं, जो नंबर होते हैं हमारे डिवीजन वाले, जैसे हमारे ये कहें कि 5/10 ये एक फ्रैक्शन नंबर है, या 1/2 ये एक फ्रैक्शन नंबर है, ठीक है। अब देखिए, या फिर हम कहें पॉइंट वाले जो आते हैं हमारे डेसिमल वाले कि 3.2 वो फ्रैक्शन नंबर हो जाएगा, या फिर हम कहें 1.2 ये हमारा फ्रैक्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर ये गिवन था, इसे हम बोलते हैं मिक्स्ड फॉर्म में, और ये हमारा ऑलरेडी किस में गिवन है, डेसिमल में गिवन है, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखिए ये जो है हमारा, इसको कैसे कन्वर्ट करते आता होगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसे हमने कन्वर्ट कर लिया 7/3 में, और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 3 3 9 + 1 10, और बेस जो है हमारा 3 था 10/3 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7/3 है हमारा रेशो 10/3। अब दोनों के नीचे अगर बेस सेम है तो इस बेस सेम को हम लोग क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है, अगर बेस सेम है तो, ठीक है, अगर नहीं होगा तो हम क्रॉस नहीं करेंगे। तो जो अल्टीमेटली हमारा रेशो निकल के आएगा वो आएगा 7:10। इतना क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो फर्स्ट जो है हमारा उसका रेशो आता है 7:10। अब यहाँ पे देखिए ये गिवन, ठीक है, इसको भी हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे 3.6 है, उसके नीचे है 4.8, तो हमने पॉइंट से पॉइंट को हटा दिया, और उसके बाद हमने इसको डिवाइड किया किससे, 12 से। तो 12 3 सा 36 एंड 12 4 सा 48, तो ये हमारा 3/4 आ गया इसका फाइनल रेशियो। तो अब 2 नंबर हो गए 3/4 और 7/10, लेकिन अभी भी हम इन 2 नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इनका बेस जो है वो सेम नहीं है। जब भी किन्हीं 2 क्वांटिटीज को हमें कंपेयर करना होता है, तो सबसे पहले हमें उनका बेस को सेम करना होता है, जो कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 10 है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि आप इस पूरे नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो देखिए इस पूरे नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर इस पूरे नंबर को 4 से कर दीजिए। या दूसरा तरीका क्या होता है कि आप 4 और जो 10 नीचे जो बेस गिवन है उनका क्या लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे करना है, हमारे पास जो अभी तक फाइनल रेशियो निकल के आया वो क्या है, एक तो आया है अपना 3/4, एक हमारे पास आया 7/10। अब जो नीचे दोनों बेस है हम उनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किस लेते हैं, 4, 10, आप लोग को पता होगा ये तो एलसीएम लेने का, 2 से डिविजिबल है ये, 2 2 सा 4, 2 5 जा 10, अगेन 2 से 1 टाइम, और ये 5 से 1, 1, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिए, 2 5 जा 10
और 10 टू जा 20, यानी कि इनका एलसीएम आया 20। अब क्या करेंगे हम कि दोनों नंबर्स को क्या करेंगे, हमें नीचे क्या करना है, बेस क्या करना है, 20 करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे का दोनों का बेस क्या हो जाए, 20 हो जाए, ठीक है। देखिए कैसे, 3/4 को अगर हमें यहाँ पे क्या करना है, 20 लाना है, तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि रेशो में अगर हम नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें रेशो का जो डिफरेंस है वो फिक्स रखना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3×5 = 15/20। ये चीज समझ में आ गई होगी आपको। ऐसे ही अगर हमें 7/10 के नीचे 10 बेस में 10 को हमें 20 करना है, तो हमें इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब क्योंकि अगर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर इसका 14/20। नाउ एक नंबर हमारा हो गया 14/20 जो कि हमारा फर्स्ट नंबर है, और दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया, 15/20 जो कि हमारा सेकंड नंबर है। दोनों का बेस अब सेम हो गया 20 और 20। तो अब हम दोनों कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं। अब कैसे कंपैरिजन करेंगे, जो नंबर बड़ा है ऊपर, ठीक है, अब जो हमारा ऊपर के नंबर है, ठीक है, उनमें यानी कि फर्स्ट टर्म जिसे हम कहते हैं एंटेसिडेंट, वो जो बड़ा होगा वही रेशो हमारा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 बड़ा है 14 से, तो 15/20, इसका मतलब जो सेकंड वाला रेशो है ये वाला, ये हमारा ग्रेटर हो जाएगा किससे, पहले वाले से। समझ में आ गया होगा आपको क्या करना है, सबसे पहले रेशियो को कन्वर्ट करना है एक फ्रैक्शन फॉर्म में। उसके बाद अगर आप बेस सेम नहीं है दोनों रेशियो का, अगर बेस सेम होता कन्वर्ट करने के बाद तो आप डायरेक्टली निकाल सकते थे, लेकिन अगर बेस सेम नहीं है तो आपको दोनों के बेसिस का एलसीएम लेके जो नीचे वाली टर्म होती है यानी कि कॉन्सेक्वेंट, उसको एलसीएम के इक्वल करना होगा। और इक्वल करने के लिए हमें जिस टर्म से मल्टीप्लाई करना होगा वो ऊपर नीचे दोनों से करना होगा, जैसे यहाँ पे हमने किया, ठीक है। और फिर अगर हमने कॉन्सिक्वेंट दोनों का सेम कर लिया है तो ऊपर वाली टर्म को देखना है सिर्फ, और उसके बिहाफ पे कंपेयर करना है, ठीक है। इजी था, आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये तो सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है जो हम लोग 6th 7th 8th अभी तक पढ़ी थी। अभी कॉम्प्लिकेट वाला सेक्शन तो आपके आया ही नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जो इसकी एक और प्रॉपर्टी है वो क्या है, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ अ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन अ रेशियो, अगर हम कहें कि कोई भी नंबर जो है किसी पर्टिकुलर रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, हमने कहा कि जैसे यहाँ पे देखिए वेट जो है 7:6 में इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो हम कैसे निकालते हैं नई क्वांटिटी, क्या बताइए नई क्वांटिटी क्या बनेगी। तो उसका फॉर्मूला क्या है, b ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन a, मतलब b इनटू जो हमें ओरिजिनल क्वांटिटी गिवन थी वो अपॉन a, ये इसका फॉर्मूला है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई क्वांटिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है किसी रेशियो में तो हम इसको इस तरह से, नई क्वांटिटी निकालने के लिए हम इस तरह से निकालेंगे, ठीक है। फिर देखिए एक पॉइंट हमें मेंशन है, द फ्रैक्शन बाय व्हिच द ओरिजिनल क्वांटिटी इज मल्टीप्लाइड टू गेट अ न्यू क्वांटिटी इज कॉल्ड द फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। यानी कि अगर हम ओरिजिनल क्वांटिटी जो है जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हम कहते हैं फैक्टर मल्टीप्लाइंग रेशियो। ये तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, जो थ्योरी पोर्शन है इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल के लिए क्योंकि हम क्वेश्चंस में ये वाला यूज में लेने वाले हैं फॉर्मूला, तो इस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल, रौनक वेट 56.7 kg if he reduces his weight in the ratio 7:6, find his new weight। तो हमने क्या देखा, ओरिजिनल वेट हमारा इतना है, तो सीधे इस फॉर्मूला में पुट करना है बी वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ए होगा, ये वाला पार्ट बी होगा, आपको पता होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बी यानी कि 7 इंटू ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी 56.7 अपॉन ए यानी कि फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सॉरी यहाँ पे बी है यानी कि यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है, और ए पार्ट कौन सा है 7। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 48.6 kg आंसर, ठीक है। ये हमारी न्यू क्वांटिटी हो जाएगी। क्लियर है, सीधे फॉर्मूले में पुट करनी है वैल्यूज और आंसर निकलना है। अच्छा, आप लोगों के मैथमेटिक्स में कैलकुलेटर अलाउ होता है, इसलिए आप लोग कैलकुलेटर को ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जिसकी कैलकुलेशन वीक है उसको डरने की बात नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना अच्छी बात है। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं, नो इशू। अब इसके एप्लीकेशंस देखते हैं कि रेशियो की एप्लीकेशंस क्या क्या होती है, हम कहाँ कहाँ पे रेशियो को यूज करते हैं। देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल गिवन है वो क्या है, सिंप्लीफाई द रेशियो 1/3, 1/8, 1/6। अब आपने पहला रेशियो देखा होगा जहाँ पे हम 3 नंबर्स को कंपेयर कर रहे हैं। अब अगेन सिंप्लीफाई करना है तो इनका क्या करना पड़ेगा, बेस सेम करना पड़ेगा, और बेस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, कैसे, 3, 8 एंड 6 जो है इनका एलसीएम लेते हैं। पहले मैं 3 का ले लेती हूँ, ये हो जाएगा 1, 8 एंड 6, देन 2, 1, 4 एंड 3, अगेन 3, 1, 4 एंड 3,
फिर 2 एंड फिर 2, तो फाइनल आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 3 जा हमारा जो है, एक मिनट कुछ मिस्टेक यहाँ पे हो गई मुझे लग रहा है। देखिए 3, 8 एंड 6 नंबर है यहाँ पे हमारे पास। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो 3, 4 एंड 3 आ गया, ये गड़बड़ हो गई थी यहाँ पे। फिर अगेन 2 से हमने किया 3 2 3, अगेन 2 से किया तो 3 1 3, अब 3 से हम लोग करेंगे तो आ जाएगा 1 1 1, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 12 2 जा 24, हमारा क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अब नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, 24 ही करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 24 करने के लिए बेस में हम एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आप 24 को सबसे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारा क्या है, सब जगह 1 गिवन है। तो आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, 1 × 24/3 कर दिया, ठीक है, यानी कि एलसीएम को सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया हमारा 24/3, क्योंकि ऊपर 1 है, फिर 24/8 और फिर 24/6 आ गया। अब सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारा आ गया 8:3:4, यानी कि ये जो था फ्रैक्शन फॉर्म में था, अब हमारे इंटीजर फॉर्म में आंसर आ गया 8:3:4, ठीक है। तो कुछ भी नहीं किया हमने, एलसीएम लिया, बाद में सबसे एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर हमारा सिंप्लीफाई फॉर्म में आ गया। सिंप्लीफाई फॉर्म का मतलब क्या था कि हमें फ्रैक्शन से हटा के एक पर्टिकुलर इंटीजर फॉर्म में सिंगल नंबर में आंसर देना था। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग, एप्लीकेशन इसकी दूसरी क्या है। अगेन ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे रिपीट हो गया है। अब हम सेकंड एग्जांपल लिख लेते हैं। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट, मतलब टोटल स्टूडेंट कितने गिवन है, 720, ठीक है। अब गर्ल्स एंड बॉयज का जो रेशियो है, बॉयज एंड गर्ल्स का, यानी कि थर्ड B/G लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। कितना है B/G, यहाँ पे जो मुझे गिवन है वो कितना है, ये B/G वो गिवन है 3:5। इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, ध्यान से समझना क्योंकि ये सॉल्व एग्जांपल के बेसिस पे आप अपने अनसॉल्व कर पाएंगे, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। इफ 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, फाइंड हाउ मेनी न्यू बॉयज मे बी एडमिटेड सो दैट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स में चेंज 2:3। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि हमें ये पता है टोटल नंबर ऑफ कितने हैं स्टूडेंट, 720 है, जिसमें से रेशियो कितना है गर्ल्स एंड बॉयज का 3:5, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम पर्टिकुलर क्वांटिटी से इसे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि x में कह रही हूँ, और इनको हम अगर ऐड करते हैं तो ये किसके इक्वल हो जाएंगे, 720 की। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इक्वेशन बन जाती है हमारी एक, ठीक है। अब हमने क्या किया है, 18 जो गर्ल्स है उनको हमने ऐड किया है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, रेशियो का एडिशन कितना होता है हमारा, 8 होता है, यानी कि अगर हम बात करें तो 3 × 720 टोटल थे अपॉन 8, ये कितना आ जाता है हमारा 720। इतनी तो हमारी क्या हो गए, बॉयज हो गए। अब अगर हमें निकालना है, जैसे देखो बॉयज कैसे निकालना है, यहाँ पे बॉयज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब भी हमें रेशियो गिवन होता है और टोटल नंबर गिवन होता है तो उससे हम किसी एक सिंगल का भी नंबर निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमें रेशियो गिवन है 3:5, तो हमने टोटल निकाले, टोटल हो गए 8, और हमें 720 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है। तो अगर हमें निकालना नंबर ऑफ बॉयज कितने, तो क्या करेंगे हम, जो इसका प्रोपोर्शन यानी कि 3 उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल से और डिवाइड करेंगे इनके टोटल जो रेशियो का टोटल है उससे। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन की, अगर हमें टोटल नंबर दे दिया फिर रेशियो दे दिया, पूछा है बताइए नंबर ऑफ बॉयज कितने, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने, तो डायरेक्टली आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। क्या करेंगे हम लोग, जितना प्रोपोर्शन है जिसका वो लिखा, अपॉन किया उसको टोटल नंबर ऑफ रेशियो से, और उसको मल्टीप्लाई किया जो क्वांटिटी गिवन है आपकी टोटल उससे, तो हमारा प्रोपोर्शन आ जाता है। दोनों का हमने निकाल लिया, बॉयज इतने हो गए, गर्ल्स इतने हो गए। अब क्या कह रहा है कि गर्ल्स हमने एंटर की है 18, यानी कि 450 हमने 18 ऐड कर दिया, यानी कि 468 हो गया, ठीक है। अब पूछा बॉयज कितने हो जाएंगे, तो बॉयज हमने मान लिया कि x हो गए हैं। तो अब एक चीज देखिए यहाँ पे कि अगर बॉयज हमारे कितने हो गए हैं, x हो गए, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, यानी कि 468, ये तो हो गई गर्ल्स, और बॉयज कितने हो गए इसके ऊपर लिख रही हूँ क्योंकि बॉयज वाला सेक्शन हमारा क्या है, एंटासीडेंट है, क्योंकि वो ऊपर आएगा, बॉयज रेशियो गर्ल्स बोला है, वो किसके इक्वल हो जाती है हमारी 2:3। यहाँ पे गिवन है कि जो नया रेशियो बनेगा वो 2:3 बनेगा। अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई, इसे जस्ट सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 3 यहाँ पे आ जाएगा, तो 3 अपना 270 से मल्टीप्लाई होगा
और यहाँ पे 468 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 936। और जब इसको हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है 810 प्लस 3x, तो 3x इज इक्वल टू 936 माइनस 810, फिर 3x इज इक्वल टू 126 आएगा, को माइनस करेंगे तो, और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 126/3 दैट इज 42, यानी कि x यानी कि जो हमारे बॉयज है वो 42 नंबर से इंक्रीज होंगे तो हमारा रेशो 2/3 निकल के आएगा। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे करें हम इसको, देखिए जो हमारा 270 था उसमें 42 ऐड कर लीजिए एक बार आप। 272 में अगर हम 42 ऐड करते हैं तो हमारा आता है 2 एंड दिस इज कितना 11 और ये हो गया 312। और जो हमारा गर्ल्स थी वो कितनी बड़ी थी 468, तो जब हम 312 और 468 का जब रेशो निकालते हैं तो आप लोग देख लीजिएगा कि 2/3 ही आएगा, मतलब इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो आपका रेशो 2/3 निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको रेशो मिलेंगे, थोड़े लेंदी होते हैं लेकिन वैसे ईजी होते हैं। ठीक है, लेंदी भी अभी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए आपको लेंदी लग रहे हैं, लेकिन जब आप बार बार करेंगे तो आपको लेंदी नहीं लगेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए एक पॉइंट है इसमें इनवर्स रेशो का। इनवर्स रेशो से नाम से पता चल रहा है रेशो का अपोजिट। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि रेशो का अपोजिट अगर हम कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड इनवर्स रेशो। देखिए इसमें क्या मेंशन है, वन रेशो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। अगर हमने उनके इनवर्स कर दिया है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे हमारे, देखिए जैसे ए रेशो बी है, इसका इनवर्स क्या हो जाएगा बी रेशो ए। अब प्रोडक्ट मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो ये मल्टीप्लाई कैसे, सपोज ए बाई बी है, अब इसका इनवर्स कौन सा हो गया बी बाई ए हो गया, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सब कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि द रेशो इज द इनवर्स ऑफ अनदर इफ देयर प्रोडक्ट इज 1। ठीक है, अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे बताइए, सिंपल सी इनको पढ़ लेते हैं एक बार। A ratio A ratio B is said to be greater inequality if A greater than B or less inequality if A less than B। सिंपल सा है। फिर द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ, ये देख लीजिए कंपाउंड का मतलब क्या होता है, अगर A रेशियो B है और C रेशियो D है, अगर इसने कहा कि कंपाउंडेड कीजिए तो कंपाउंड का मतलब क्या होगा, अपन फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल देखिए, यहाँ पे दिखा है 3:4 एंड 5:7। इनका कंपाउंडेड रेशियो क्या होगा कि 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जो सेकंड टर्म है उसको सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यानी कि 15, 3 5 जा और 7 4 जा 28। तो ये इनका कंपाउंडेड रेशियो आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको मल्टीपल टर्म्स भी, वो 4 रेशियो का भी पूछ सकते हैं, 5 का भी पूछ सकते हैं, कितने का भी पूछ सकते हैं। तो आप जस्ट सिंपली फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करते चलिएगा और सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई करते चलिएगा। ठीक है, फिर देखिए सॉरी थर्ड देखिए, अ रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड डुप्लीकेट रेशियो। कि अगर हमने उसको उस रेशियो से सपोज 3, यहाँ पे देखिए एग्जांपल क्या है 2:3 था, इस 2:3 को हमने इसी से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि इसके फर्स्ट टर्म को इसी से और इसके सेकंड टर्म को इसी से, तो वो क्या हो जाएगा कंपाउंड हो जाएगा। मतलब कि अगर हमने रेशियो का स्क्वायर कर दिया दैट इज क्या हो जाएगा डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा। ठीक है, और अगर सब ट्रिप्लीकेट में क्या करेंगे हम उनका 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो ट्रिप्लीकेट हो जाएगा। सब डुप्लीकेट में क्या करेंगे हम लोग उनका अंडर रूट ले लेंगे, और सब ट्रिप्लीकेट अगर आता है तो हम उसमें क्या ले लेंगे, रूट की जगह क्या ले लेंगे, जो पावर 3 होता है 1/3 वो हम कर देंगे। ठीक है, पावर 1/3 ये होता है हमारा। फिर देखिए फिफ्थ, इफ द रेशियो ऑफ 2 सिमिलर क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ रेशियो ऑफ 2 इंटीजर्स। अगर हम 2 इंटीजर के फॉर्म में उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं, द क्वांटिटीज आर सेड टू बी कॉमेंसुरेबल। ठीक है, अदरवाइज सेट टू बी इनकॉमेंसुरेबल, मतलब अगर हम उन्हें इंटीजर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं तब तो वो कॉमेंसुरेबल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यानी कि देखिए √3 और √2 ये हमारा इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या है इनकॉमेंसुरेबल क्वांटिटीज होगी। फिर कंटिन्यूड रेशियो क्या होता है, इज अ रिलेशन बिटवीन, या कंपैरिजन के लीजिए, बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। मतलब अगर आपको रेशियो में जनरली 2 टर्म्स होती है ए रेशियो भी, लेकिन अगर आपको मल्टीपल यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो इस तरह से मिल जाता है तो उसको हमने यहाँ पे कंटिन्यूड रेशियो बोल दिया है। जस्ट सिंपल है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब आपको थ्योरी पे फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ 4-5 चीजें पता होनी चाहिए। वो क्या है, पहली चीज तो क्या है, कंपाउंड रेशियो कैसे निकालते हैं, कि रेशियो की फर्स्ट टर्म को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को सेकंड से करना है। सेकंड डुप्लीकेट में क्या करना है, रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, ट्रिप्लीकेट में उनका थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, सब डुप्लीकेट में उनका अंडर रूट हो जाएगा और ट्रिप्लीकेट में उनका क्या हो जाएगा 1/3 पावर। फिर ये जो कॉमेंसुरेबल वाला थ्योरेटिकल पॉइंट है कि अगर इंटीजर नहीं होगा तो हम उसे इनकॉमेंसुरेबल बोल देंगे।
कंटिन्यूड रेशियो क्या होंगे कि जिनका मैग्नीट्यूड जो है यानी कि उनके जो रिलेशन जो होगा मैग्नीट्यूड का वो 3 और मोर क्वांटिटीज होगी सेम काइंड की, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो बोला है, क्या है, इज द रिलेशन बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 और मोर क्वांटिटीज, मतलब 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटी के बीच में रिलेशन जो हो जाएगा उसे हम क्या बोल देंगे, कंटिन्यूड रेशियो कह देंगे, ठीक है। तो सिंपल थ्योरी हो गई। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन देख लीजिए फटाफट से। द कंटिन्यूड रेशियो ऑफ क्या बोला है 200 400 600 इज 200 रेशियो 400 रेशियो 600, कितना हो जाएगा इनका रेशियो 2:4:6, इसका मतलब कितना हो गया 1:2:3। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, द मंथली इनकम ऑफ 2 persons आर इन रेशियो 4:5 एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर आर इन रेशियो 7:9। इफ ईच सेव्स ₹50 पर मंथ फाइंड देयर मंथली इनकम, ठीक है। यानी कि उनकी जो इनकम है वो तो ये है मंथली और एक्सपेंडिचर इतना है। अगर वो 50 रुपीज सेव करते हैं तो उनकी मंथली इनकम में निकाल लिया, तो हम ये मान के चलते हैं कि 4x उनकी इनकम रही होगी, तभी तो हमने रेशियो कितना निकाला 4:5 निकाला, ठीक है। अब अगर एक्सपेंडिचर जो है इनका मतलब कितना है, सेव कितना करते हैं 50, तो यानी कि अगर 4x में से हम लोग 50 को माइनस कर दे तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर आ जाएगा। एक्सपेंडिचर क्यों आ जाएगा, क्योंकि अर्निंग हम इतनी कर रहे हैं, सेव हमसे 50 रुपीज कर रहे हैं, तो बाकी जो बचा वो हम कहाँ कर रहे हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं सारा, तो हमारे एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है 7 आ जाएगा। ऐसे ही 5x जो है उसमें भी हमने 50 रुपीज सेव किए हैं, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना आ गया 9 आ गया। यानी कि रेशियो गिवन था, हमने क्या लिखा कि 4x 5x हमारे क्या है इनकम्स है, और ये हमारे एक्सपेंडिचर हो गए, और ये हमारा कितना हो गया सेविंग हो गई। तो हमने हमारे इनकम में से सेविंग को माइनस किया तो एक्सपेंडिचर का रेशियो आ गया। ऐसे हमारे इनकम में से हमने सेविंग को माइनस किया तो हमारे दूसरे पर्सन का क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया। अब पूरी इक्वेशन बन चुकी है ये, अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। कैसे, देखिए हम जब इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 को हम लोग करेंगे 4x माइनस 50 से मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू 7 होल ब्रैकेट 5x माइनस 50, राइट। अभी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट जब खोलेंगे तो हो जाएगा 45x माइनस 36 आएगा यहाँ पे, 36x माइनस 450 इज इक्वल टू 35x माइनस 350, ठीक है। अब x की टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे और नॉन x टर्म को एक तरफ ले लेंगे, तो यहाँ पे हम इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36x माइनस 35x इज इक्वल टू 450 माइनस 350। आपको प्लस माइनस का तो पता होता होगा ना कि जब ये टर्म पॉजिटिव इक्वल टू के इस तरफ जाएगी तो ये नेगेटिव हो जाती है, और कोई पॉजिटिव नेगेटिव टर्म अगर इक्वल टू के इस तरफ आती है तो पॉजिटिव हो जाती है। मतलब जो साइन होता है अगर हम उसको इक्वल टू के किसी भी तरफ लेके जाते हैं तो जो साइन उसमें होता है उसका अपोजिट साइन हो जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 450 नेगेटिव था वो क्या होगा, पॉजिटिव हो गया। तो इनको जब माइनस किया तो हमारे पास क्या आया 100 आया, और जब 36x में से 35x जाएंगे तो हमारे पास सिंगल x बचेगा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आ गई 100 आ गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, फाइंड देयर मंथली इनकम, तो मंथली इनकम का रेशियो क्या है 4x 5x, तो इस x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना आ जाएगा 400, और इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आ जाएगा हमारा 500। तो मंथली इनकम क्या थी उनकी 400 थी एक पर्सन की, दूसरे की थी 500, और इनका रेशियो कितना था 4:5, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि लेंदी होंगे लेकिन इजी होंगे। एक बार अगर आपसे इक्वेशन सेट हो गई ये वाली तो फिर तो सिंपल निकालना कैलकुलेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके आंसर निकालना है, ठीक है। इक्वेशन बनाने में आएगा कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बस ध्यान से तो जैसा आपका क्वेश्चन में गिवन है वैसा वैसा फॉलो कीजिएगा। कि यहाँ पे देखिए इनकम थी, फिर हमने माइनस किया किसको, सेविंग को, तो जो क्या बचेगा एक्सपेंडिचर, तो हमने एक्सपेंडिचर के रेशियो को इक्वल कर दिया किसके, उस इक्वेशन के, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए सेकेंड एग्जांपल क्या गिवन है, द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू हाउसेस, द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ टू हाउसेस वाज 16:23, ठीक है। 2 years later then the price of the first has increased by 10%। जैसा मैंने क्या कहा था कि आपको बताया था मैंने आपको एक पॉइंट, अगर आपको याद होगा तो अभी बताती हूँ, देखो दोबारा इंक्रीज और डिक्रीज वाला मैंने आपको बताया था कि जब इंक्रीज और डिक्रीज हो तो हम कैसे निकालते हैं, बस वही चीज यहाँ पे फॉलो करनी है हमें। अब देखिए द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ टू हाउस, 2 हाउस गिवन है, द 2 ईयर बाद क्या हुआ, जो उनके प्राइस जो है इंक्रीज हुए, फर्स्ट का तो 10% से इंक्रीज हुआ और सेकंड का रुपीज में दिया 477 रुपीज से इंक्रीज हुआ है।
द रेशियो ऑफ प्राइस बिकम्स, अब कितना बन गया नया रेशियो 11:20। ओरिजिनल प्राइस निकालनी है, कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल सा इक्वेशन बनेगा कि आप मान लीजिए 16x था पहले, अब उसमें कितना हुआ 10% का इंक्रीमेंट हो गया, तो हमने निकाला 10% ऑफ 16x, ठीक है, अपॉन सेकंड वाले में 477 का इंक्रीमेंट हुआ, जो 23x ले लेंगे इसको और डायरेक्टली इसमें 477 ऐड कर देंगे। अब ये नया रेशियो बन गया जो किसके इक्वल हो गया 11/20 के इक्वल हो गया। देखिए ये इक्वेशन बन गई हमारी सेम एज इट इज। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16x क्योंकि परसेंटेज है तो 10 अपॉन क्या करेंगे 100 कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल, और ये कितना बचा 10 है तो 10 यहाँ पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हो जाएगा 1.6, ठीक है। तो 16x में 1.6 ऐसे इंक्रीमेंट हो जाएगा यहाँ पे, या 23x में 477 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। फाइनल इक्वेशन हमारी बन के आ जाएगी ये वाली, और इस इक्वेशन से जैसे हमने पहले सॉल्व किया था सेम वैसे ही x की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा आंसर 53, ठीक है। अब ये तो x की वैल्यू आई है, अब पूछा क्या ओरिजिनल प्राइस पूछिए, ओरिजिनल प्राइस हमारे 16x और 23x थी, तो अब क्या करेंगे इस x की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 से तो फर्स्ट फ्लैट की आ जाएगी, और दूसरे को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड फ्लैट की आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो ये सिंपल शॉर्ट एग्जांपल था, ऐसे हमें अनसॉल्व में भी सॉल्व करना है, इसलिए इनको अच्छे से देखते हुए चलिएगा। इक्वेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन के लिए आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में किसको किसके इक्वल करना है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, थर्ड नंबर का जो है वो क्या कहता है, फाइंड इन व्हाट रेशियो will the total wages of worker of factory is increased or decreased if there be a reduction in the number of workers in the ratio 15:11 and an increment of their wages in the ratio 22:25, ठीक है। क्या बोला है यहाँ पे कि हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा वो पॉइंट जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, इफ अ क्वांटिटी इंक्रीज और डिक्रीज इन द रेशियो ए रेशियो बी, देन न्यू क्वांटिटी निकालनी है हमें, तो न्यू क्वांटिटी क्या हो जाएगी b ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन a। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, लेट x ओरिजिनल माना इन्होंने क्योंकि हमें ओरिजिनल नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे तो क्या होता था ओरिजिनल पता होता था हमें और न्यू निकालते थे, अब यहाँ पे उल्टा हो गया, हमें क्या पता है ओरिजिनल नहीं पता न्यू पता है। देखिए यहाँ पे हमने माना ओरिजिनल क्या थी, यहाँ पे वर्कर्स थे y थे, और मतलब ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स एंड y द वेजेस पर वर्कर्स, x तो हमने माना ओरिजिनल नंबर है वर्कर्स का, और y जो है वो क्या उनकी वेजेस है। तो टोटल नंबर ऑफ वेजेस कितने हो जाएगी, जितने वर्कर्स है उनकी वेजेस से मल्टीप्लाई कर दो टोटल नंबर निकल के आ जाएगा x इंटू वाई, ठीक है। अब देखिए अब रिड्यूस हुई है तो रिडक्शन के बाद कितना हो जाएगा, जैसे हमने बताया था यहाँ पे ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो इसमें b क्या है 11, मतलब कि ये वाला पार्ट b है, ये a था ये b है, 11 इंटू ओरिजिनल कितना है इसका x अपॉन 15 यानी कि a वाला पार्ट। ऐसे वेजेस में अगर बात करें तो इसमें b पार्ट आ जाएगा, ये b इसमें क्या है, ये a है ये b है, तो 25 इंटू ओरिजिनल हमने y एज्यूम किया है और डिवाइड बाय a पार्ट यानी कि 22, ठीक है। अब आगे क्या बोला है कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वेजेस आ जाएंगी, तो वो हमारी कितनी निकल के आती है 5xy अपॉन 6, ठीक है। ये टोटल वेजेस हमारी निकल के आती है। अब देखो पहले कितनी हो रही टोटल वेजेस हमारी xy हो रही थी, और अब कितनी हो रही है 5x/6 हो रही है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, कैसे पता लगाओगे, ऐसे पता लगाओगे कि जब इस xy के आगे कुछ भी नहीं गिवन होता है तो हम यहाँ पे 1 अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। क्या अज्यूम करते हैं 1 अज्यूम करते हैं, और यहाँ पे क्या आगे है इनके 5/6 आगे है, तो यहाँ पे तो पूरा एक होल 1 है, और यहाँ पे 5/6 पार्ट है। अगर यहाँ पे सपोज 5 की जगह 6 होता तो 6/6 कर होता तो क्या हो जाता 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 5 है, मतलब ये 1 होने में एक पार्ट कम है, समझ में आ रहा है। जैसे हम कहते हैं 1/4, तो 1/4 में हम 4 टुकड़े करते हैं, यहाँ पे हमने 1 के 6 टुकड़े किए हैं, और ये क्या है 5/6 तक तो है लेकिन एक पार्ट कम है, यानी कि 1/6 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये हमारा होल 1 बन जाएगा, यानी कि ग्रेटर कौन हुआ 1 ग्रेटर हुआ, ठीक है। अब देखिए इसे पूछा क्या था, फाइंड इन द रेशियो व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर, कितनी वेजेस जो है इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। अब देखो यहाँ पे क्योंकि हम ये जो फॉर्मूला गिवन है ये किस फॉर्म में गिवन है, इस फॉर्म में b ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी अपॉन a। हमें निकालनी क्या है न्यू क्वांटिटी, हमें निकालनी क्या थी ओरिजिनल क्वांटिटी, सॉरी हमें निकालनी क्या है ओरिजिनल क्वांटिटी, न्यू तो हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे, यानी कि ये वाला पार्ट 5 वाला पार्ट तो हमारा b को बता रहा है और 6 वाला पार्ट हमारा a को बता रहा है, क्योंकि हम फॉर्मूले में यहाँ पे ऊपर b लिखते हैं ना,
और नीचे ए लिखते हैं, तो जब रेशियो निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा ए रेशियो बी, यानी कि नीचे वाला पार्ट जो है वो हो जाएगा 6 और ऊपर वाला पार्ट है हमारा 5। तो ये जो रेशियो है वो हमारा क्या है, टोटल वेजेस डिक्रीज अमाउंट है। कितना अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, 6:5। समझ में आ गया होगा हमने उल्टा क्यों किया, क्योंकि जो चीज हमारे यहाँ पे निकल के आई है वो हमारे इस फॉर्मूले से निकल के आई है, तो वो इसी फॉर्म में हमारे पास है। अब हमारे फॉर्मूले में यहाँ पे बी आता है ऊपर, तो यानी कि 5 जो है वो सेकंड टर्म होगी, तो इसलिए हमें उसे यहाँ लिखना है, और नीचे हमारा ए यानी कि फर्स्ट टर्म होती है, इसलिए उसे हमें आगे लिखना है। तो हमारा जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 6:5। आप इसको या 5:6 मत कीजिएगा, वो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्यों किया कन्वर्ट, क्योंकि हमने इस फॉर्मूले से इसको निकाला था, तो एंड में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब आई होप आपको एग्जाम्पल तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, इनकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, केयरफुली करेंगे। आप लोग मेरे साथ एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और जैसे जैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके मॉड्यूल में सॉल्यूशन गिवन नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, इनवर्स रेशियो। बहुत सिंपल है, इनवर्स रेशियो मैंने क्या बताया था कि जस्ट अपोजिट कर देना, फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म और सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म बना देना, तो क्या हो जाएगा 15:11। ये तो बहुत सिंपल सा आंसर है, आंसर नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड है द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। इफ द एंटेसिडेंट इज 15 द कॉन्सिक्वेंट इज, देखो रेशियो गिवन है किसी नंबर का, कितना 3:4, राइट। अब इन्होंने बोला एंटेसिडेंट मतलब फर्स्ट टर्म, उसको उन्होंने 15 कर दिया, तो बोला है सेकंड टर्म क्या होगी। अब मुझे बताइए 15 कब आएगा, जब हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से। तो अगर ऊपर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी हमें 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो आंसर इज 5 4 जा 20। आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 20। तो कॉन्सिक्वेंट यानी कि सेकंड टर्म क्या हो जाएगा 20, राइट। इजी है, समझ में आ रहा है ना सबको। चलिए आगे चलते हैं। The ratio of the quantities is 5:7. If the consequent of its inverse ratio is 5, the antecedent is। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा घुमा के पूछा है पर आपको घूमना नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। रेशियो गिवन है कितना 5/7। अब बोला है if the consequent of its inverse ratio, अगर इसका इनवर्स रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा 7:5 हो जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। अब इसका कॉन्सिक्वेंट हो गया कितना 5 ही हो गया, ऑब्वियसली दिख रहा है हमें कॉन्सिक्वेंट 5, तो एंटेसिडेंट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा ना। ये तो बहुत सिंपल है, बस घुमा दिया हमको और हम घूम गए। ठीक है, लेकिन हमें घूमना नहीं है, आंसर आ जाएगा 7। एक बार फिर से बता रही हूं मैं, रेशियो तो हमारा 5:7। इसने बोला है इफ द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो, तो पहले हमने इनवर्स कर दिया 7:5। कॉन्सिक्वेंट कितना गिवन है 5, तो 5 हमें दिख रहा है कॉन्सिक्वेंट हो गया। अब पूछा क्या एंटेसिडेंट, तो एंटेसिडेंट हमारा 7 हो जाएगा, सिंपल सा है। चलिए आगे देखिए, 4th नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो कंपाउंडेड। मैंने क्या बताया था, कंपाउंडेड में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है, जो नंबर्स है इनके फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए और सेकंड को सेकंड से कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 फिर दोनों 5 से और फिर 8 से, मतलब 2 9 जा, इस तरह से लिख देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। देखिए 2 × 9 × 5 × 8, मतलब 4 रेशियो के हम जो हमने फर्स्ट टर्म थी एंटेसिडेंट उनको ले लिया। नीचे क्या लेंगे 3 × 4 × 6 × 10, राइट। तो 2 9 जा 18, फिर 18 × 5 5 × 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा इसका 720। ठीक है, अपॉन जब नीचे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इसका आंसर अगेन 720। तो जब दोनों को काट देंगे तो हमारा आएगा 1/1, तो रेशियो क्या हो गया 1:1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत इजी है, बस ध्यान रखिए कंपाउंडेड में करते क्या है, मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट को फर्स्ट टर्म से और सेकंड को सेकंड टर्म से। ठीक है, 5th नंबर देखिए डुप्लीकेट रेशियो। मैंने क्या बताया था, डुप्लीकेट में हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16, आंसर नंबर सी। द सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट लेते हैं। 25 का अंडर रूट होता है 5, 36 का अंडर रूट होता है 6। ठीक है, तो 5:6। आई होप आपको वो मैं ये अज्यूम कर रही हूँ कि यहाँ पे आपको अंडर रूट तो निकालना आता ही होगा, क्योंकि वो तो बहुत ही बेसिक है, वो तो हम स्कूल में बहुत टाइम पहले सीख कर आए होते हैं। ठीक है, तो रूट निकालना तो आपको आता ही होगा। 5:6 का आंसर हो जाएगा। फिर पूछा ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। ट्रिप्लीकेट में हम लोग क्या करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ऑप्शन नंबर ए इस आंसर आ जाएगा। 8 का देखिए सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 8:27। अब इसका ट्रिप्लीकेट ये है तो सब ट्रिप्लीकेट इसका ये हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2:3। ठीक है,
फिर अगर आपको सब देखिए अंडर रूट निकालना फिर भी इजी होता है, लेकिन अगर आपको पावर 3 1/3 निकालना नहीं आता है तो आप कुछ मत कीजिए, एक ऐसा नंबर सोचिए जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 8 आता हो, और एक ऐसा नंबर सोचिए जिसका 3 बार मल्टीप्लाई करने पे 27 आता हो। और मेरा विश्वास कीजिए कि आप लोग के नंबर ज्यादा बड़े नहीं आने वाले। आप पूछ रहे कि 8 और 9 से मतलब ठीक है 2 और 3 में आके खत्म हो गया, अगर कोई 3 डिजिट का या 4 डिजिट का नंबर आ जाए तो कैसे निकालेंगे। तो मेरा यकीन कीजिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे आपके इतना लेंदी नहीं आने वाला है। आप लोग की जस्ट वो एप्टीट्यूड टेस्ट कर रहे हैं आप लोग का। भाई आपको थोड़ा आगे भागे मैथ्स पढ़ानी है किसी को, आपको तो आपका सीए का वर्क करना है, ठीक है, लेकिन जस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए, आपका आईक्यू चेक करने के लिए वो क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको लेंदी टर्म्स वो लोग नहीं देंगे, जस्ट ट्रिकी क्वेश्चन देते हैं जिसमें टर्म्स छोटी ही होंगी, ठीक है। चलिए 9th नंबर का क्वेश्चन देखिए, द रेशियो कंपोनेंट ऑफ 4:9 4:9 एंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। मतलब क्या पूछा है कि हमें कंपाउंड करना है किस किस को, 4:9 को और 3:4 के डुप्लीकेट रेशियो को। तो हमने लिखा ऊपर 4, नीचे लिखा 9। अब 3:4 का डुप्लीकेट क्या होगा, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का होता है 16। अब कंपाउंड करने के लिए ऊपर टर्म को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई, आंसर क्या आ जाएगा 4 9 जा 36 और 16 9 जा हमारा होता है कितना। या फिर आप एक काम कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो काट दीजिए, बहुत इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना। इस तरह से देखिए, इस तरह से है तो हमने इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, और 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो हमारा आंसर आ गया 1/4। इनके रेशियो क्या आ गया 1:4। ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स आपके जैसे 1:3 है और 3:1 है। सपोज अगर 1:3 आता तो कभी भी गलती 3:1 पे टिक मत कर देना, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, ठीक है। रेशियो में प्लेसेस बहुत मैटर करती है, एंटासिडेंट को आप कॉन्सेप्ट नहीं बना सकते हो, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन देखिए, 10th क्या बोल रहा है, कंपाउंडेड ऑफ 4:9 डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। देखिए क्या करना है, कंपाउंड करना है हमें किस किस को, 4/9 को मल्टीप्लाई किससे, डुप्लीकेट किसका 3:4 के, इनके ऊपर वाला टर्म आ जाएगा 9/16 जो पहले आया था। फिर ट्रिप्लीकेट इसका 2:3, ट्रिप्लीकेट यानी कि 8 हो जाएगा अपॉन 27 और 9:7 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये ट्रिप्लीकेट वर्ड सिर्फ इसके लिए यूज में है, 9:7 एज इट इज आ जाएगा। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो इसको इससे कट किया, 8 2 जा 16, 2 2 जा 4, फिर 3 से जा रहा है ये 3 और 9, या फिर डायरेक्टली चल जाएगा, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, तो हमारा क्या आया 2/21। 21 कैसे, 3 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाएगा, तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। 10th का देखिए ऑप्शन नंबर सी की बने। ये तो बहुत सिंपली क्वेश्चन थे, जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी उन पे बेस्ड थे। इसमें हमने कैलकुलेशन की है, कुछ इक्वेशंस नहीं बनाई है। अब आगे क्वेश्चन आएंगे इसमें हम इक्वेशन भी बनाएंगे और कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, द रेशियो कंपोनेंट ऑफ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 4:5। मतलब वही हमें क्या करना है, डुप्लीकेट ऑफ 4:5 मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16 और 5 का 25 इनटू ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3। तो 1 का तो थ्राइस 1 होता है और 3 का थ्राइस कितना हो जाता है, 3 3 से 9, 9 3 से 27। फिर सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81 रेशियो 256। तो 81 का क्या होता है, सब डुप्लीकेट मतलब 9 का स्क्वायर होता है तो 9 आ जाएगा, और 256 16 का स्क्वायर होता है 16 आ गया। फिर सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125, 125 मतलब कितना 5 और 512 मतलब 8, ठीक है। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है आपको सिंपली, और जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है उनको कैंसिल आउट कर देना है। तो देखिए यहाँ पे 16 से 16 कैंसिल आउट हो गए, 9 3 जा और 5 5 जा, तो हमारा जो टर्म निकल के आया वो क्या आया, ऊपर तो आया 1 और नीचे कितना आ गया 5 3 जा 15, 15 into 8 यानी कि 120। तो रेशियो आया 1:120, जो कि ऑप्शन में कहीं भी नहीं गिवन है 11th नंबर में, तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज, 11th का डी ऑप्शन, ठीक है। इजी था ये भी, जैसे 9th था 10th था वैसे ही 11th भी था, सेम था, कोई चेंज नहीं था, बस इन्होंने टर्म बदल दी और थोड़ा सा क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए लेंथी कर दिया, ठीक है। अब देखिए 12th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए रेशियो बी कितना है 3:4, तो वैल्यू निकालनी है आपको इसकी। ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो ए और बी की वैल्यू गिवन है 3 और 4 वो ऐसे यहाँ पुट करते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। कैसे मैं बताती हूँ, देखो आपको यहाँ पे 3 और 4 गिवन है, ए की वैल्यू कितनी गिवन है 3 और बी की कितनी गिवन है 4। 2a + 3b अपॉन 3a
प्लस 4b, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 अपॉन 3 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 4, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 6 प्लस 12 अपॉन 9 प्लस 16, यानी कि 18 अपॉन 25 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 18 अपॉन 25 है ऑप्शन में, ये रहा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हमारा 12th का आंसर आ जाएगा डी। ठीक है, इजी है। पहले हमने क्या किया, वैल्यू पुट करना में थोड़ी गड़बड़ कर दी थी, हो जाता है कभी भी ऐसा, मैथमेटिक्स है इसमें थोड़ी बहुत तो कैलकुलेशन में मिस्टेक भी हो जाती है कई बार, और हम लोग जब वैल्यू पुट करते हैं तो गलतियां हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 numbers are in ratio 2:3. If 4 be subtracted from each, they are in a ratio 3:5. दो नंबर्स किस रेशियो में, 2:3 में है। अगर हम दोनों में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर लें तो ये रेशियो, अब देखिए इक्वेशन वाला क्वेश्चन आ गया। कैसे, देखिए दो नंबर हम मानते हैं, वो क्या है 2x है और दूसरा हमने माना 3x है। अब दोनों में से हम 4 को माइनस कर रहे हैं, तो हम ये मानते हैं कि 2x में से हमने 4 को माइनस किया और 3x में से 4 को माइनस किया, तो जो नया नंबर बना वो क्या बना, हमारा 3:5 बन गया। अब निकालें नंबर्स निकालने के लिए हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी यहाँ पे 5 2 10x माइनस 20। 10x कैसे है, 5 को से मल्टीप्लाई किया 2x से और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, डिवाइड बाय किससे 3 3 9x माइनस 4 3 12। ठीक है, अब इक्वल टू क्या है इनके 1 है। अब आपको क्या करना है, 10x माइनस 20 इक्वल टू 9x माइनस 12 कर देना है। x के टर्म्स को एक तरफ लेंगे तो 9 इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा x हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 9 माइनस हो जाएंगे, इक्वल टू 20 इधर जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, 20 माइनस 12 यानी कि हमारा 8x की वैल्यू आ जाएगी। अब जब 8x की वैल्यू आ गई है तो नंबर्स हमारे क्या है 2x और 3x है, यानी कि 2 8 16 और 3 8 24, तो नंबर्स हमारे जाएंगे 16 और 24, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन बन गई हमारी, तो इक्वेशन के बाद तो आपको सिर्फ कैलकुलेशन करनी है, जो कि बहुत इजी होती है। ठीक है, ऐसे 40 नंबर के देखिए, 40 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है। ट्राइंगल का सम एंगल कितना होता है 180 होता है, आप लोग को पता होगा, तो 2x प्लस 7x प्लस 11x कितना होता है 180 होता है। इन सबको हमने ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आया 20x, तो 20x इज इक्वल टू कितना हो गया 180, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 9 हो गया। ठीक है तो अब x की 9 आ गई, तो 2x कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 यानी कि 18, 7x कितना हो जाएगा 7 इंटू 9 यानी कि 63 और 11x कितना होगा 11 इंटू 9 यानी कि 99, तो ऑप्शन नंबर इसका है हमारा सी 18, 63 और 99 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इजी है ये भी बहुत। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिवीजन ऑफ ₹324 बिटवीन x एंड y इन द रेशियो दिस x एंड y वुड गेट रुपीज। मतलब एक पूछ रहा है कि हमने इसको डिवाइड किया x और y में इस रेशियो में, तो पूछ रहा है कि कितने कितने रुपीज मिले। तो पहले मैंने बताया था आपको, ऐसा आया था कि जब हमें 11 और 7 के रेशियो में डिवाइड किया है तो इन दोनों को ऐड कर लो, कितना आता है हमारा 19 आ जाता है। ठीक है, सॉरी 18 आएगा इनका सम, है ना 18। तो अब क्या करना है आपको 11 यानी कि इसका निकालना है, इसमें कितनी वैल्यू गई, तो 11 अपॉन जो इनका सम आया 18 और जो इतना हमें टोटल गिवन था 324, जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 198। ऐसे ही अगर हमें y का वैल्यू क्या है 7, टोटल नंबर कितना था 18 इंटू 324 हमारा टोटल क्वांटिटी थी यानी कि रुपीज, इसको जो सॉल्व करते तो आता है हमारा 126। तो पहला जो x है वो आएगा 198 यानी कि इसमें ऑप्शन हमें गिवन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, इजी है ये भी। चलिए आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, आनंद अर्न्स 80 इन 7 आवर्स, प्रमोद ₹90 इन 12 आवर्स, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 16 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है, आनंद अर्न्स 80 इन 7 आवर्स एंड प्रमोद 90 इन 12 आवर्स, द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग इज। देखिए अब यहाँ पे 7 आवर्स की वर्किंग का अर्निंग है और यहाँ पे 12 आवर्स की वर्किंग का अर्निंग है। तो जैसे कि पहले भी आया था कि अगर आपको रेशियो निकालना है तो उनका जो डिफरेंस है वो हम सेम चीज से ही निकालेंगे। अब ये पर्सन 7 घंटे काम कर रहा है, ये 12 घंटे काम कर रहा है, तो रेशियो अगर हम निकालेंगे तो हम इनके आवर्स को सेम करेंगे। तो या तो हम क्या करें, दोनों को 1 आवर कर ले। तो देखिए यहाँ पे अगर 7 आवर्स में वो 80 रुपीज अर्न कर रहा है तो 1 आवर में कितना करेगा 80/7 हम लोग कर देंगे। ठीक है, तो ये रेशियो आ गया पहले का। दूसरे में क्या है, अगर वो
12 आवर्स में 90 रुपीज अर्न कर रहा है तो 1 आवर में 90/12 अर्न करेगा, राइट। तो ये हमारा आ गया सेकंड का। तो अब क्या करेंगे, हमारे ये वर्किंग बेसिकली ये अर्निंग हो गई उनकी 80/7 हो गई 1 आवर के लिए, और इधर 90/12 हो गई 1 आवर के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन ये दोनों नंबर 1 आवर के लिए हो गए, तो हम इन दोनों का क्या करेंगे, रेशो निकाल लेंगे। तो अगेन देखो, क्योंकि रेशो में यहाँ पे सिमिलर क्वांटिटी है तो हम इन्हें कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर ये और रिड्यूस हो जाएगा, ये 3 और ये हमारा सॉरी ये 2 टाइम्स 3 से काट दीजिए इसको, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो अभी हमारा रेशो आया 8/7 और यहाँ पे 3/4, ठीक है। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 4 जा 32 और रेशो 7 इंटू 3 यानी कि 21। तो हमारा रेशो निकल के आएगा 32/21 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। बस इस चीज में ध्यान रखिएगा इतना कि यहाँ पे हमें क्या करना है, 1 आवर के लिए करना है, क्योंकि जब हमें सेम चीज होगी तभी हम उनका रेशो एग्जैक्ट निकल पाएंगे। अगर हम इसे 1 आवर में कन्वर्ट नहीं करते तो वो एक्चुअल रेशो नहीं होता, क्योंकि एक पर्सन ने 7 घंटे के लिए काम किया, एक ने 12 घंटे के लिए काम किया, तो हम दोनों का 1 घंटे का काम निकालेंगे फिर रेशो निकालेंगे, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ 2 नंबर इज 7/10, देयर डिफरेंस इज 105, द नंबर आर। देखिए 2 नंबर है 7x और 10x, ठीक है। अब इनका जो डिफरेंस है ना वो कितना दिया है यहाँ पे, अब देखिए डिफरेंस अगर हुआ तो ऑब्वियसली 10x क्योंकि बड़ा होगा 7x से, तो हम इसे लिखेंगे 10x - 7x कितना है 105 है, और इनका रेशो जो है वो 7/10 है। तो अब इसमें क्या बोला है कि आप उनका वो बताइए नंबर्स कौन से हैं वो बताइए। इक्वेशन बन गई, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ 3x हो गया, 3x कितना हो गया 105 हो गया, x इक्वल टू कितना हुआ 105/3, ये कितना होता है सॉल्व करने में 35, x की वैल्यू आ गई 35, तो नंबर एक 10x है, क्या है 7x है, तो 10 इंटू 35 करेंगे एक में तो आ जाएगा 350, दूसरे में क्या करेंगे 7 इंटू 35 तो आ जाएगा हमारा 245, 7 इंटू 35 करने पे, तो एक नंबर तो हो जाएगा 350, एक हो जाएगा 245, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी मैच कर रहा है, ठीक है। इजी, ये भी बहुत इजी था आप लोग के लिए, बस इक्वेशन बनानी थी और इक्वेशन भी बहुत इजी थी इसकी। तो चलिए आगे देखिए, P Q R are 3 cities, the ratio of average temperature between P Q, ये थोड़ा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। एवरेज टेम्परेचर बिटवीन P एंड Q इज 11। देखिए मैं ये मान के चल रही हूँ P और Q का रेशियो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं आपके लिए, कितना है 11/12, और जो हमारा P और R का रेशियो है वो कितना है हमारा 9/8, ठीक है। अब इन्होंने रेशियो किस किस के बीच में पूछा है, Q एंड R के बीच में, तो हमें क्या है P जो है वो कॉमन दिया है। देखिए इन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से समझ लीजिएगा। हम इन्हें इस तरह से लिखेंगे, P क्योंकि दोनों में कॉमन है तो हम P सेंटर में लिखेंगे, तो हमने लिखा Q P एंड R। P सेंटर में क्यों आया, क्योंकि P दोनों में कॉमन है, ठीक है। अब देखिए इसमें कितना दिया है 12, इसमें दिया है हमें 11, इसमें दिया हमें 8, सॉरी यहाँ पे 8 नहीं है, अभी मान रही हूँ यहाँ पे 8 नहीं है, फिर नीचे यहाँ पे दूसरे रेशियो में यहाँ पे दिया है 9, यहाँ पे दिया है 8, ये दिया है हमको, ठीक है। Q और P का 12 और 11, P और R का 9 एंड 8, ये हमें गिवन है। अब पूछा किस किस का है, Q एंड R का पूछा है। अब देखिए कैसे निकालते हैं इनको, देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस P को है ना दोनों में इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा करने के लिए हम क्या करें, कोई ऐसा नंबर लें कि जिससे दोनों में हम P को इक्वल कर ले। तो हम क्या करते हैं, इस 9 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और इस 11 से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा 11 और 9 क्यों लिया, क्योंकि P हमारा कॉमन टर्म है और हमें दोनों में इसे सेम करना है। तो हमने 9 से P की जो वैल्यू थी 9 उसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, दोनों से क्यों किया, क्योंकि रेशियो में कोई भी मल्टीप्लिकेशन होता है दोनों टर्म से ही होता है वो, ऐसे 11 में को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट क्या आया हमारा, यानी कि इसको जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 9 जा 108 आ जाएगा, रेशो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 99 आ गया हमारा, और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 11 से तो ये हमारा आ गया 88। ये नया रेशियो हमारा हो गया, जो कि अब क्या है कॉमन रेशियो है, किस किस का, Q P और R का, 108 रेशियो 99 रेशियो 88। पहले डिफरेंस आ रहा था यहाँ Q और R में, लेकिन अब हमारा एक कंबाइंड रेशियो बन गया इस तरह से करने से, इसलिए हमने इस तरह से किया। अब पूछा किस किस में है, P Q एंड R में, तो Q है 108 और R है 88। तो देखिए 108 रेशो 88, अभी किससे कटेंगे क्या बताइए, ये कटेंगे, किससे कटेंगे ये, इनको हम जब डिवाइड करेंगे किस नंबर से,
तो ये इनका आंसर हमारा आ जाएगा 27:22। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी कि इसको जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 27:22 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि आंसर नंबर इज बी। ध्यान रखिएगा Q/R है, यहाँ पे R/Q नहीं है, क्योंकि अगर आपने R/Q किया तो आंसर भी हमारा गड़बड़ी वाला हो जाएगा। इसलिए रेशो पहले कौन सा नंबर है, पहले वही लिखना है जो नंबर गिवन है और उसी का नंबर लिखना है। अगर आपने नंबर लिखने में R/Q Q/R कर दिया तो आंसर पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए इसमें प्लेसेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखिए इफ x/y is equal to 3/4 then the value of x² प्लस xy² कॉलन x³ प्लस y³ इज। देखिए यहाँ पे क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 3 एंड y की वैल्यू कितनी गिवन है, 4 गिवन है। ठीक है, और हमें पूछा क्या है, ये इक्वेशन दी है, इसकी वैल्यू पूछी है, यानी कि रेशियो की वैल्यू। तो इक्वेशन क्या है, मैं लिख रही हूँ x² प्लस xy² अपॉन x³ प्लस y³। इसकी वैल्यू पूछिए, तो कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली x और y की जो प्लेसेस हैं इनको रिप्लेस करना है 3 और 4 से और सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो देखिए इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, जब मैं पुट करती हूँ वैल्यू तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा x² यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 × 4 प्लस 3 × 16 क्योंकि y का स्क्वायर है यानी कि 4 का स्क्वायर, देन x³ यानी कि 3 का क्यूब 27 प्लस y³ मीन्स 4³ विच इज इक्वल टू 64। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा यहाँ पे जो सम आता है वो आता है हमारा 84, ठीक है, और यहाँ पे आता है 91। अब ये दोनों टर्म्स क्या है, 7 से डिविजिबल है, तो हम इसको 7 से डिवाइड करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर निकालेंगे विच इज इक्वल टू 12/13 यानी कि 12/13। जो हमारा फाइनल आंसर आएगा 12/13 आएगा। याद रखिएगा 13/12 नहीं आएगा क्योंकि दोनों ऑप्शन है, तो आप ध्यान से देख के टिक कीजिएगा, जल्दबाजी में ऐसे मत कीजिएगा 13/12 को टिक कर दिया, अदरवाइज आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी है। चलिए आगे देखते हैं 20th नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए इसमें क्या है, इफ P/Q इज द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x²। सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या होता है, हम लोग अंडर रूट करते हैं। तो इसमें क्या गिवन है, इसमें गिवन है P - x² अपॉन Q - x²। किसके इक्वल है ये, सॉरी ये इसका सब डुप्लीकेट जो रेशियो है यानी कि अंडर रूट लगा दिया, वो किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा P/Q के इक्वल है। ठीक है, तो अब देखिए रूट आ गया तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी रूट के क्वेश्चंस आते हैं तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, आप दोनों तरफ यानी कि ये LHS जो है लेफ्ट हैंड साइड और ये हमारा RHS है यानी कि राइट हैंड साइड, दोनों तरफ आप क्या कीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो जब दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं तो होता क्या है, यहाँ पे जो रूट होता है, रूट बेसिकली होता क्या है 1/2, पावर 1/2 होती है। जब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि रूट के पावर हमने 2 लगा दी तो एक तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है और बचता क्या, पावर 1 बचती है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जब रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाता है तो बचेगा क्या यहाँ पे P - x² यानी कि रूट की सिर्फ अंदर की टर्म्स बचेगी Q - x² विच इज इक्वल टू P² अपॉन Q²। ये स्क्वायर दोनों के साथ आ जाएगा। ठीक है, आप कुछ नहीं करना, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, यहाँ पे Q² जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा PQ² माइनस Q² x²। ठीक है, विच इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ये अगेन से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा P² माइनस P² x। ठीक है, अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई ये वाली। अब कुछ नहीं करना है, इसमें x की टर्म्स को एक तरफ करना है और नॉन x टर्म्स को एक तरफ करना है। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ, देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पे मैंने जब किया x की टर्म्स एक तरफ तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, p को मैं उस तरफ ले जाती हूँ। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये जो Q² x यहाँ पे हमने किया PQ² और ये वाला जो है इसको मैं इस तरफ ले आती हूँ तो हो जाएगा माइनस P² विच इज इक्वल टू QX² माइनस PX²। ठीक है, अब इसमें से x² कॉमन आ रहा है और इसमें से हमारा P and Q कॉमन आ रहा है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जब हम यहाँ पे लेंगे PQ कॉमन तो इधर क्या बचेगा Q - P और यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, x² कॉमन लिया तो यहाँ पे हमारा क्या बचा Q - P। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे x का कॉमन लेंगे तो गाइज यहाँ पे Q² है, सॉरी यहाँ पे Q² P² होगा ये देखिए यहाँ पे Q² P² था यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा यहाँ पे Q² P² आएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या था, Q² में था और P भी हमारा स्क्वायर में था। तो हमारी जो, एक बार दोबारा बता देती हूँ, अंडर रूट लिया हमने तो अंडर रूट से स्क्वायर किया तब कैंसिल आउट हो गया, हमारी फाइनल इक्वेशन ये बन गई। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया PQ² माइनस
क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर हमारी फाइनल इक्वेशन ये थी, देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो जब इसमें से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बचेगा। अब हमारी फाइनल इक्वेशन ये वाली हो गई ना। ठीक है, अब मैं एक बार इसको यहाँ पे दोबारा क्लियरली लिख दी हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। जो हमारी फाइनल इक्वेशन आई है वो आई है पी क्यू, हमने जो कॉमन लिया था, और ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बचा था, क्यू माइनस पी विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही था। अब फाइंड वैल्यू किसकी निकालनी है, एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, ये एक्स स्क्वायर जो है यही रहेगा और इसको हम इसके नीचे ले आते हैं, वो इक्वल टू हो जाएगा वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, पी क्यू एंड ब्रैकेट में क्यू माइनस पी, और नीचे क्या आ जाएगा, डिवाइड में क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक इक्वेशन बता रही हूँ, यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है मैथमेटिक्स में ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी और ब्रैकेट के साथ ए प्लस बी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है मैथ्स में, इसको आप लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में ध्यान से। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, तो इस फॉर्मूले को अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे खोलूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या है हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू माइनस पी एंड क्यू प्लस पी के इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ पे खोल के लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे पी क्यू तो एज इट इज रहेगा और क्यू माइनस पी भी एज इट इज रहेगा। नीचे मैंने क्या कर दिया, इसको जब मैं खोल के लिखूंगी तो हमारे पास क्या आएगा, ये ऊपर वाला टर्म्स आएगा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया क्यू माइनस पी और क्यू प्लस पी। हमने देखा था कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो टर्म है वो इसके इक्वल होती है। ठीक है, अब देखिए क्यू माइनस पी सेम है, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, तो जो फाइनल हमारे पास बचेगा वो क्या बचेगा, पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, पी क्यू अपॉन क्यू प्लस पी, और पूछा क्या था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ही पूछा था, तो हमारा आंसर क्या आया, पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू बोलो या क्यू प्लस पी बोलो, यानी कि 4 + 3 करो या 3 + 4 करो, आता 7 ही है, तो ये चीज हमारी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारा जो आंसर आया है वो हमारा करेक्ट आया है, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा लेंथी है लेकिन इक्वेशन बनाने के बाद आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप इक्वेशन सॉल्व करते जाना है, प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं करनी है और आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको अच्छे से। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्या कह रहा है कि इफ 2s रेशो 3t इज अ डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, देन देखो क्या बोला है कि यहाँ पे 2s माइनस पी अपॉन 3t माइनस पी, एक क्या है रेशो की वन है। अब इसका डुप्लीकेट मतलब क्या, स्क्वायर, तो हमने होल स्क्वायर किया, वो किसके इक्वल दिया है, 2s अपॉन 3t के। देखिए इक्वेशन बनाने में गड़बड़ मत कीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेगा, इक्वेशन ऑटोमेटिकली बन जाएगी। क्या बोला है, इफ दिस 2s रेशो 3t इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ दिस, तो इसका जब डुप्लीकेट रेशियो करेंगे तभी तो ये निकल के आएगा। इक्वेशन बन गई, अब कुछ नहीं करना, पहले हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम ही जो स्क्वायर है इसको खोलेंगे। ठीक है, तो एक बार खोल लेते हैं स्क्वायर को। तो इसका खोलने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए एक फॉर्मूला तो हमने कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो अब हम होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ लिख लूँ मैं, देखिए a प्लस बी, अगर इसके यहाँ पे होल स्क्वायर है तो ये इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है माइनस का, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो वह इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बस फर्क यहाँ माइनस प्लस का, यहाँ प्लस आता है, यहाँ माइनस आता है। ठीक है, जो एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी पहले बताया था वो क्या था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ध्यान रखिएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है और यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये किसके इक्वल था बताइए, ये था a प्लस बी और a माइनस बी के। ठीक है, ये हमने यूज कर लिया, अब हमें कौन सा करना है, ये वाला यूज करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2s माइनस पी का होल स्क्वायर और 3t माइनस पी का होल स्क्वायर है, तो इसको हम खोल लेते हैं, यानी कि 2s माइनस पी का होल स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 3t माइनस पी का होल स्क्वायर है। इसको हम जब खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2s का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर होता है, तो 2s यानी कि 2 का स्क्वायर और s का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 यानी कि 4s स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, b क्या है p है, तो p का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आता है प्लस आता है, फॉर्मूला में देखिए प्लस है ना, और माइनस के साथ हमें क्या लिखना होता है 2ab, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2a की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे a क्या है 2s है और b क्या है p है, तो 2 इंटू a इंटू b, तो a की वैल्यू 2s है, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 4sp, तो हमारा आ गया यहाँ पे 4sp। समझ में आया कैसे आ गए।
अब नीचे डिवाइड में क्या है, इसका होल स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर जैसे इसको किया वैसे इसको कर लेंगे, यानी कि 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 3t इंटू p, तो 2 3 6 t p ये हमारा आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2s अपॉन 3t के हो जाएगा, यानी कि हमारी फाइनल इक्वेशन जो है वो ये वाली बनेगी। अब कुछ नहीं करना, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं एक बार आपको क्लियरली दिखा देती हूँ स्क्रीन पे। जो इक्वेशन बनी है क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद वो क्या बनेगी, देखिए हमारा जो बनी थी वो क्या थी, 4s स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 4sp, यही थी, आप लोगों ने लिख लिया होगा आई होप। नीचे क्या था इसके, 9t स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 6pt, ये किसके इक्वल आया था, 2s और 3t के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो फाइनल क्या आएगा, यहाँ पे जो फाइनल आएगा वो आएगा 12s स्क्वायर t। इतना तो आपको अब करना आ गया होगा, तो आप अपने आप से भी करिए इसको ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से, ठीक है। और ये किसके इक्वल आया, यहाँ पे नीचे जब इसको 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा हमारा 18st स्क्वायर प्लस 2sp स्क्वायर माइनस 12spt, ठीक है। यानी कि ये इक्वेशन किसके इक्वल आई, ये जो इक्वेशन है ये हमारे इसके इक्वल आ गई। अब देखिए दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो ये सेम टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि दोनों का साइन भी सेम है। अगर साइन अलग होता है तो हम कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। जब दोनों का सेम साइन होता है तभी ये कैंसिल होती है, ठीक है। तो फाइनल हमारी ये इतनी सी इक्वेशन बच गई, जिसको मैं यहाँ लिख रही हूँ, 12s स्क्वायर t प्लस 3p स्क्वायर t इक्वल टू 18st स्क्वायर प्लस 25 नहीं 2sp स्क्वायर है ये, ठीक है। 25 नहीं है, इसको ध्यान से देखना, 25 नहीं है, ये 2sp स्क्वायर। अब ये इक्वेशन बच गई। अब क्या करना है हमें, सेम टर्म्स को एक तरफ, यानी कि st को एक तरफ कर लेंगे, pt को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। अब pt नहीं, यहाँ पे क्या है s है, तो pt और ps को एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए जो क्या बनेगा क्लियरली मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। अब जो हमारी बची है फाइनल इक्वेशन वो बची है 12s स्क्वायर t माइनस 18st स्क्वायर इज इक्वल टू 2sp स्क्वायर माइनस 3p स्क्वायर t। अब क्या करेंगे हम लोग, एक तरफ कर लेते हैं st वाली को, तो ये हमारी हमने एक तरफ कर लिया, उसके बाद ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है। अब क्या करना है, हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ से हमने 6st कॉमन लिया, तो अंदर क्या बच गया 2s माइनस 3t, और यहाँ पे हमने क्या कॉमन लिया, p कॉमन लिया, ओनली p स्क्वायर, तो यहाँ क्या बच गया 2s माइनस 3t। तो अगेन ये सेम टर्म्स हो गई और मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो फाइनल हमारे पास क्या आया, 6st इक्वल टू किसके आया, p स्क्वायर क्या आया, ये हमारे पास फाइनल निकल के आया। ऑप्शन देखिए जो बेस्ट बैठ रहा है ऑप्शन वो कौन सा है हमारे पास इसमें, ऑप्शन नंबर ए, p स्क्वायर इक्वल टू 6st, हमारा भी ये आ रहा है st इक्वल टू 6st इक्वल टू p स्क्वायर, यानी कि सेम आ रहा है आंसर। तो 21st का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कुछ भी नहीं करना, सिंपली आपको इक्वेशन बनानी जैसे पहले बनाई थी, बस वही चीज़ है कि फॉर्मूला ढंग से अप्लाई कीजिएगा, प्लस माइनस की मिस्टेक मत कीजिएगा, फॉर्मूले को ढंग से समझिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है, 22 क्या कह रहा है, इफ p रेशो q इक्वल टू 2:3 एंड x रेशो y इज इक्वल टू 4:5 देन द वैल्यू ऑफ दिस। सिंपली सा है, कुछ भी नहीं है इसमें भी, मैंने जैसे पहले बताया था वैल्यू पुट करनी है। p की वैल्यू कितनी है, 3 है, सॉरी p की वैल्यू 2 है, q की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू क्या है 4 है, y की वैल्यू 5 है, इसमें पुट करना है। तो 5 इंटू क्या है p की वैल्यू कितनी है 2 इंटू x की वैल्यू है हमारे पास 4, प्लस में है 3 और q की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, ऊपर ही आ जाएगा, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 10। p की वैल्यू कितनी है 2 है और x की वैल्यू अगेन 3 प्लस 4, q की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है हमारे पास 5। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 40 प्लस 45 अपॉन नीचे आ जाएगा 80। यहाँ पे 4 है क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा है px है, तो p हाँ यहाँ पे 4 है, ये मिस्टेक मत कीजिएगा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5, ठीक है। ये तो ये हो जाएगा 80 प्लस 60 और इसका आंसर हमारे पास आएगा 85 अपॉन 140। अब अगेन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। ये देख लीजिए डिवाइड हो रहा है क्या, जी बिल्कुल ही डिवाइड हो रहा है। आप इसको 5 से डिवाइड करके देखिए तो हमारे पास आएगा 17 अपॉन 28। फाइनल आंसर आएगा 17 अपॉन 28, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग 23 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 23 क्या कह रहा है, द नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31 रिड्यूसिंग इट टू 1:4, यानी कि जब हम 19x में से
कोई टर्म, या फिर एक काम कीजिए, इसको आप सिंपली मान लीजिए कि हमने 19 में से कोई टर्म रिड्यूस किया है और 31 में से भी कोई टर्म, सेम टर्म को रिड्यूस किया है, तो रेशो जो मिला वो मिला 1/4। तो क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको, नंबर निकालना है, तो नंबर निकालने के लिए एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आएगा हमारा 19 × 4 विच इज इक्वल टू 76 माइनस 4x इज इक्वल टू 31 माइनस x। एक्स की टर्म्स को एक तरफ कर लीजिए, तो 76 माइनस 31 इक्वल टू 4x माइनस x। तो ये माइनस करने पे आता है 45 इक्वल टू आता है 3x। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 45/3 विच इज इक्वल टू 15। यानी कि हम जब 19 में से 15 को और 31 में से 15 को माइनस करेंगे, करके देख लीजिए, नंबर पूछे है ना इसने, नंबर क्या है हमारा, x की वैल्यू क्या है हमारी 15 है वो, ठीक है। कौन सा नंबर था 15 है आपका, कह लीजिए रेशो क्या आएगा, जब 19 में से 15 माइनस किया तो कितना बचा 4 बचा, और 31 में से 15 को माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 16। तो रेशो क्या है हमारा 1/4 आ गया रेशो, मतलब हमने जो सॉल्व किया है वो सही किया है, आंसर क्या आ जाएगा 15, ठीक है। चलिए अब 24 देख लीजिए, डेली अर्निंग ऑफ 2 persons आर इन द रेशो 4:5 एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशो 7:9। इफ ईच सेव्स ₹50 पर डे एंड देयर डेली अर्निंग इन रुपीज, पूछा डेली अर्निंग कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए 24 जो है सेम हमारे एग्जांपल में आया था एज इट इज, तो मैं इसको स्किप कर रही हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम वैल्यूज है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आप 400/500 आया था वहाँ पे आंसर, तो इसका आंसर भी यही दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। वो एग्जाम्पल में मैंने सॉल्व करा है डिटेल में, वो आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। 25 लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से क्या कह रहा है। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन इज 7:8। इफ द सेकंड ट्रेन runs 400 किलोमीटर इन 5 hours and the speed of first train is। स्पीड जो है हमेशा किस में हम मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में मेजर करेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब इन्होंने स्पीड का रेशो दिया है 7/8, तो हम ये मान लेते हैं कि फर्स्ट ट्रेन की स्पीड 7x है और सेकंड की क्या है 8x है। अब सेकंड ट्रेन की स्पीड गिवन है यहाँ पे कि 400 किलोमीटर जाती है 5 hours में, यानी कि 8x की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 400/5, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर होती है ना, तो ये तो किलोमीटर हो गया, ये आवर्स हो गए, ये कितना आया हमारा 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। मतलब जो हमारी ट्रेन है, सॉरी 80 नहीं, हाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। 80 किलोमीटर पर आवर हमारी सेकंड ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/8 हो जाएगी विच इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो हमारी स्पीड का जो रेशो होगा वो हमारा 10 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। समझ में आया, यहाँ पे 7/8 उनका स्पीड का रेशो गिवन था, तो मैंने अज्यूम कर लिया कि 7x तो फर्स्ट की स्पीड है, 8x सेकंड की स्पीड है। अब सेकंड की स्पीड यहाँ पे गिवन थी कि 5 घंटे में 400 किलोमीटर चलती है, तो हमने स्पीड निकाल दी कि भाई 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी वो। अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो 8 से डिवाइड कर दिया हमने यहाँ पे, तो 10 किलोमीटर पर आवर आ गया। अब क्या पूछा है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी 7x है, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर 7 को मल्टीप्लाई करके x से, x की वैल्यू कितनी है 10 है, तो 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 70 किलोमीटर पर आवर। तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस जो थे आपके मॉड्यूल के वो मैंने पूरे यहाँ पे सॉल्व करवा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आए होंगे। रेशो वाला चैप्टर जो है आपके वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा और प्लीज फॉर्मूलेस को अच्छे से याद करके इक्वेशन अच्छे से बना के उनको सॉल्व कीजिएगा, प्लस माइनस की मिस्टेक मत कीजिएगा। बस इतने से ये पॉइंट है याद रखने के लिए, जिससे आप रेशो वाला अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है गाइस, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड आपके अगर कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में करके पूछ सकते हैं, कमेंट करके मैं डेफिनेटली वहाँ पर रिप्लाई करूँगी, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।